हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 से। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज इन कांटेक्ट विथ द कार्ट C as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. Please stop. The acceleration alpha of the carts that will prevent the block falling satisfies. मतलब इस तरह से एक कार्ट है ना, और कार्ट क्या है, C है, ओके। और ये आपको अल्फा एसेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या है, m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक, ठीक है, ओके। तो इसकी पता है आपको टेंडेंसी कहाँ होगी, गिरने की, mg नीचे, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लाएगा बच्चों, ऊपर। इतना तो पता चल गया, इतना मालूम है आपको, है ना। तो इसका एक स्यूडो फोर्स लगेगा इधर, ये कार्ट है, C कार्ट है ना, तो यहाँ पर हो गया m इंटू अल्फा और ये हो गया आपको नॉर्मल, इतना पता है। अब ये गिर नहीं रहा है, गिर रहा है नहीं, नहीं गिर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू mg है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? भाई गिर नहीं रहा है तो बहुत होगा तो इसके बराबर होगा, और नहीं तो इससे बड़ा होगा, यही ना होता है। अब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पर क्या लिखते हैं पता है आपको, म्यू इंटू एन लिखते हैं, सीधी सी बात है। तो एम इंटू जी, और एन बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ पर एन बराबर क्या लिखेंगे, एम इंटू अल्फा लिखेंगे ना, स्यूडो फोर्स। ये ब्लॉक जा रहा है इधर, स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, तो स्यूडो फोर्स किसके बराबर होगा, नॉर्मल के बराबर होगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे म्यू से, क्या करेंगे, म्यू एम इंटू अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू एम इंटू जी। तो एम से एम क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो अल्फा जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जी बटे म्यू होगा। दिस इज द जी डिवाइडेड बटे म्यू, यही आंसर होगा। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन में है कि अल्फा ग्रेटर देन एम जी बटे म्यू, बिल्कुल नहीं। बी में है अल्फा ग्रेटर देन जी बटे म्यू एम, बिल्कुल नहीं। अल्फा ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बटे म्यू, सबसे अच्छा आंसर बी इसका आंसर है। काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों। 42 क्वेश्चन समझते हैं। 42 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मेमोरेंटली along a horizontal surface with the initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after time. देखो ये बहुत साधारण सवाल है, आप वो थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको सर पढ़ाए होंगे थ्योरी कि इस तरह से कोई एक ब्लॉक है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है इनिशियली, और यहाँ पे आके ये क्या कर गया, रुक गया है। क्या हो गया बच्चों, रुक गया, यानी v इसका क्या हो गया, 0। तो कह रहे हैं कि ये कितना टाइम लगाया है वहाँ पर जाने में। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, पता है आपको, रिटार्डेशन हो रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन जो होगा म्यू इंटू जी होगा, चूंकि सरफेस का रफनेस म्यू दिया है। तो हो गया इक्वेशन। तो v बराबर क्या लिखते हैं, v बराबर u लिखते हैं प्लस a इंटू टी लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। इनिशियल क्या दिया बच्चों, v दिया हुआ, इनिशियल v दिया हुआ है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और ये रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया। तो प्लस माइनस लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, म्यू इंटू जी इंटू टी। तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू इंटू जी इंटू टी। टी निकालना है तो v बटे क्या होगा, म्यू डिवाइडेड बटे जी। याद रखेंगे कि आपको जो नीट का जो क्वेश्चन है उसमें ये जरूरी है कि आप टोटल सिलेबस को पढ़ें, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेवल की पढ़ाई करें, ज़्यादा लेवल की जरूरत नहीं होती है ना। तो इसका ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा डी ऑप्शन है इसका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है, जैसे कि आपने 4th चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हैं, तो ऐसा ही सेम फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए और बस एक एक्स्ट्रा फोर्स उसमें ऐड कर दीजिए। एक्स्ट्रा फोर्स का मतलब फ्रिक्शन फोर्स को ऐड कर दीजिए और आपका काम बन जाएगा।
सवाल मैं पहले पढ़ के आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझिए। 43 क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस बिटवीन द ब्लॉक ए of mass 2 kg and table shown in the figure is 0.2. What should be the maximum mass value of the block B so that two blocks do not move? The strings and pulley assumed to be smooth and massless. Okay, सबसे पहली बात ये है यहाँ पर कि इसने कह दिया है कि ब्लॉक चल ही नहीं रहा है, तो उस पर नेट फोर्स क्या कर देना है, 0 कर देना। हो गया आंसर, इतना ही पे आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम है। ये समझ में आ रहा है बात आपको? सिस्टम किस में बच्चों, इक्विलिब्रियम में। तो नेट फोर्स को 0 करना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एम दिया हुआ है, एक तो एम दिया हुआ है 2 kg है जो ए वाला है, ए वाला दिया हुआ है 2 kg, और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है वो है 0.2। क्लियर है? और आपको बी वाला का जो है मास पूछा है, माने कि m1 इज इक्वल टू व्हाट या b इज इक्वल टू व्हाट, mb बराबर व्हाट, यही सवाल है और कुछ इसमें है ही नहीं। तो आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये रफ सरफेस हो गया, यहाँ पर एक पुली दे दिया है और यहाँ से इस तरह से इसको हैंग कर दिया, और ये कौन है, mb है, और एक यहाँ से आपको m मास का ब्लॉक है जो a है, और ये कितने kg का है, m है, और ये 2 kg का है। इसको क्या कर दिया, ऐसे रस्सी से हैंग कर दिया। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा बच्चों, इधर लगेगा। mg कहाँ लगेगी, इधर लगेगी। नॉर्मल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। टेंशन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। इसमें टेंशन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तो इसका जो टेंशन होगा वो क्या लिखिएगा, इसको T बराबर mg नहीं लिख सकते हैं, T माइनस mb इंटू जी इज इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए, फॉर mb के लिए। और ये ma है, ये क्या है बच्चों, ma इंटू जी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखेंगे T इज इक्वल टू mb इंटू जी। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया, mb जी, इसको रखते हैं। अब बात करते हैं किसके लिए, फॉर a के लिए। तो फॉर a के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये हो गया m, यहाँ पर क्या हो गया, T हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। T इज इक्वल टू एम होगा ना। तो T बराबर क्या लिखेंगे, mb लिखेंगे बच्चों, ये mb है वैल्यू, mb का वैल्यू यहाँ पर पुट करो। यहाँ पर आप पता है आपको क्या लिखते हैं, m इंटू म्यू इंटू n, फिर क्या लिखेंगे, म्यू इंटू ma इंटू जी, और फिर क्या लिखेंगे, mb इंटू जी। तो g से g कैंसिल हो गया, तो mb इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.2, और mb का वैल्यू सॉरी ma का वैल्यू कितना है, 2 हो गया। तो 0.4 kg तक उसको आप हैंग कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 0.4 kg तक आप हैंग कर देंगे फिर भी ब्लॉक नहीं चलेगा। उसके बाद जैसे ही बढ़ाएंगे मास को तो ब्लॉक इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। समझ गया है? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक छोटे से कंसेप्ट पर बेस्ड है। नीट का क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बिल्कुल कठिन नहीं होता है। ज़रूरत होती है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की। अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किए हैं तो आप नीट काफ़ी अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा लेवल की ज़रूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, A block of mass 10 kg placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction, मतलब कि रफ सरफेस है, वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है। If the horizontal force 100 Newton acting on it, then acceleration of the block, अब कह रहा है कि जो बाहर से आप फोर्स दिए हुए हैं
वो 100 न्यूटन का दिए हैं और मास ऑफ ब्लॉक जो है वो 10 kg का है। तो आपको बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहला बात ये है कि इस तरह का जब भी सवाल हो तो सबसे पहले हमको ये पता करना रहेगा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो है कितना, है कि नहीं। अगर F जो है ग्रेटर होगा फ्रिक्शन फोर्स तभी ना एक्सेलरेशन होगा। बात समझे कि नहीं समझे? एक्सेलरेशन तभी ना होगा भाई। तो पहले तो फ्रिक्शन फोर्स को पता करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू इंटू एन, मतलब कि mg हो जाएगा। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, m का वैल्यू दिया हुआ है 10 और g का वैल्यू भी दिया हुआ है 10। तो E हो गया 50 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन पक्का होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, F नेट इजिकल टू m इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, A। तो F नेट में क्या होगा, कैपिटल F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इजिकल टू m इंटू A, ऐसा होगा। तो कैपिटल F इजिकल टू क्या हो गया 100 माइनस स्मॉल f, तो स्मॉल f के बदले जो होगा वो क्या होगा 50 होगा इजिकल टू 10 इंटू क्या होगा A होगा, ये हो गया 100 इजिकल टू 10 इंटू क्या हो गया A हो गया। तो A इजिकल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो आपको ऑप्शन जो है वो B है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। On the horizontal surface of a truck, a block of mass 1 kg is placed. Mu is equal to 0.6 and truck is moving with acceleration 5 meter per second square. Then frictional force on the block will be. कह रहा है कि एक ट्रक है, तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये है ट्रक और इसका एक्सेलरेशन A है इधर की तरफ ऐसे, इस पे एक m मास का ब्लॉक है ना। ओके, तो अब ये ट्रक जाएगा इधर, तो इसमें स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, इधर, जो F बराबर m में होगा। क्लियर? जो स्यूडो फोर्स होगा वो होगा आपको m इंटू A और अपोजिट में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे ये कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है पहले वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू का वैल्यू है 0.6 और m का वैल्यू है 1 kg। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक ट्रक है, उसका एक्सेलरेशन A है और उस पर m मास का ब्लॉक अगर रखते हैं तो ट्रक जाएगा इधर, तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, पीछे। पीछे जाने की टेंडेंसी होगा। वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा। तो पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आप निकाल लीजिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू इंटू एन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, म्यू इंटू क्या हो गया, mg हो गया। म्यू इज इक्वल टू 0.6 होगा, m इंटू 1 होगा, सिक्स, तो ये हो जाएगा कितना, 3 न्यूटन आ रहा है म्यू इंटू, सॉरी 10 है ना यहाँ पर, g का वैल्यू 10, 6 न्यूटन आ रहा है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ गया 6 न्यूटन। तो अब बात ये है कि जो ये अप्लाइड फोर्स है ये हो सकता है, ये अप्लाइड फोर्स जो है अब फ्रिक्शन फोर्स से देखते हैं बराबर है या फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। अगर ये फोर्स इसके बराबर है फिर भी रुका हुआ रहेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा है, फिर भी रुका रहेगा। अगर ये वाला जो फोर्स है वो इस फोर्स से ज़्यादा है तो ब्लॉक पीछे की तरफ चलेगा। क्लियर है? ब्लॉक आगे की तरफ कभी नहीं जाएगा। ये क्लियर हो गया बात। तो अब इसका हम MA निकालते हैं। पहले MA निकाल लेते हैं। अच्छा सवाल है। MA इक्वल टू m का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 5 है, तो E आ गया आपको 5 न्यूटन। तो अप्लाइड जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स वो कितना है, 5 न्यूटन है। तो इसका फ्रिक्शन फोर्स भी होगा नाउ फ्रिक्शन फोर्स
सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग है ना, वो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। नाउ फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग, सो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जो होगा वो 5 न्यूटन आंसर होगा, न कि 6 न्यूटन होगा। अब समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए कि कोई m मास का एक ब्लॉक है, ठीक है, m मास का ब्लॉक है, और इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वो 10 न्यूटन है। अब इधर जो आप फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन का ही हो जाएगा ना? नहीं समझे? मैक्सिमम तो 10 न्यूटन है, लेकिन जितना आप इस पर फोर्स इधर लगाइएगा उतना ही ना फ्रिक्शन फोर्स होगा भाई। सेल्फ एडजस्ट मतलब अपने आप को चेंज करते रहेगा। अब मान लीजिए कि आप F बराबर, यहाँ पर F बराबर आपने लगा दिया कितना न्यूटन? 2 न्यूटन। अब मान लीजिए 6 न्यूटन आपने लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 8 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन हो जाएगा। ओके। अब मान लीजिए कि 10 न्यूटन आपने लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। अब आप मान लीजिए यहाँ पर कि 20 न्यूटन लगा दिया, चाहे आप सपोज दैट 11 ही न्यूटन लगाए, 11 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना 10 न्यूटन ही रहेगा, है कि नहीं? फ्रिक्शन फोर्स का मान जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं। आप समझ रहे होंगे इस बात को, जो फ्रिक्शन आप पढ़े होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। और आंसर 5 जो है इस किताब में आंसर जो दिया है वो ए है, यानी 5 न्यूटन होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा इस बात को। अगर आप क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आ रही है तो आपको सबसे पहले थ्योरी में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप काफ़ी आसानी से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। क्लियर है भाई? अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 46। कह रहे कि अ ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन विथ एन एंगल स्लोप थीटा, ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड, फुल स्टॉप, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू। तो ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, ये सवाल है। कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? सबसे पहली बात ये है कि ये ब्लॉक है, आई रॉफ सरफेस पे डाउन की तरफ आ रहा है, मतलब इस तरह से आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कैसे आ रहा है? तो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। तो आपको इक्विलिब्रियम में जब न्यूटन्स लॉ मोशन को जब हम सोल्व करते थे तो आपको बताते थे कि इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि उस पर जितने भी फोर्स होंगे वो सभी फोर्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्लस y है और इधर का क्या है? प्लस x है। तो सबसे पहला बात ये है कि x में नेट फोर्स को आप 0 कर दीजिए, ठीक है। तो नेट फोर्स देखो भाई mg किधर लग रहा है? प्लस x में लग रहा है। अब माइनस क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है ना, इज इक्वल टू क्या कर देना है? 0। नेट फोर्स, 2 ही नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स में 2 है, एक mg साइन थीटा है, एक फ्रिक्शन है। तो आप लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 0। तो mg साइन थीटा माइनस म्यू mg अकॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg अकॉस थीटा, ऐसे। तो ये mg से mg कट जाएगा, है ना, mg से mg कट जाएगा। अब ये नॉर्मल कैसे आया है ये भी देख लीजिए। y में फोर्स को 0 कर दीजिए, तो n माइनस mg अकॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू क्या हुआ बच्चों? mg कॉस थीटा हुआ या नहीं हुआ? अब इस नॉर्मल को आप यहाँ रख दीजिए, मैंने रख दिया, इसको सोल्व कर दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू अकॉस थीटा, तो म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू टेन और थीटा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा।
ये समझ में आया बात की नहीं? म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, तो आपको टेन थीटा होगा। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसी का नाम हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन देते हैं, क्योंकि ये चल रहा है। तो आप यहाँ पर म्यू के लिख सकते हैं, चल रहा है इसीलिए इसका नाम हो गया काइनेटिक, और कुछ नहीं। तो ये आंसर हो गया। समझ गए? समझ में आ रही बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन आसान नहीं है। नीट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है टोटल सिलेबस पढ़िए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, कम से कम 4 टाइम्स रिवीजन करिए उसका, क्योंकि क्वेश्चन का वेट बहुत कम है। आपको 50 सेकेंड के विद इन बना देना है। तो भाई आपको जो 50 सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्वेश्चन में दम कहाँ से रहेगा? रहेगा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टोटल सिलेबस पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे कि consider a car moving along a straight horizontal road with a speed 72 km/h. Full stop. If the coefficient of static friction between the tire and the road is 0.5, the shortest distance in which the car can stop taking g equal to 10 m/s²। इनिशियल इस वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 72 km/h, यानी कहने का मतलब है कि 72 इंटू 5 डिवाइडेड बटे क्या हो गया 18 इंटू 4, तो ये हो गया आपको 20 मीटर/सेकेंड। u इज इक्वल टू 20 मीटर/सेकेंड, तो g इज इक्वल टू 10 मीटर/सेकेंड का स्क्वायर। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0.05 दिया हुआ है। ओके, अब इसमें कह रहा है कि कोई कार है, सपोज दैट कि ये कार है और ये इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है, और इसके बाद क्या कर गई, यहाँ पर ये फ्रिक्शन के चलते इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया फ्रिक्शन के वजह से। तो इसके बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी थी। इसके बीच की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, d। तो क्या लिखेंगे फार्मूला, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी। ए का वैल्यू हम लोग लिखते हैं रफ सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एक्सेलरेशन होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना रफ सरफेस। तो अब फाइनल वेलोसिटी को क्या करना है 0, यहाँ पर क्या करना है u का स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू जी इंटू डी। आपको कैलकुलेट करना है d, तो d इज इक्वल टू यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू इंटू जी। तो d इज इक्वल टू यू का मतलब है यहाँ पर 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5 इंटू 10, है ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1, ये देख लो 1 हो जाएगा ना, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, और एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 40 मीटर, और ये हो गया आंसर 40 मीटर आएगा। कोई डाउट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। 48 जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 48 जो 48 है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 48, a heavy uniform chain lies on horizontal table top, full stop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hanging over one edge of the table is, ये कह रहा है, समझिएगा पहले बात को। 48 में कह रहा है कि म्यू जो दिया हुआ है वो 0.25 दिया हुआ है, 0.25। इसको आप 1/4 भी लिख सकते हैं इसी को। ओके,
तो कह रहा है कि एक चेन है, बहुत बड़ा चेन है। तो ये ऐसे है, एक टेबल है, मान लीजिए इस तरह से एक टेबल है, और इस टेबल पर इस तरह से चेन को रखा हुआ है, ये चेन है, और इसका कुछ पार्ट्स जो है वो हैंग किया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि इसका टोटल जो मास है वो कैपिटल एम है, और जो टोटल इसका लेंथ है वो कैपिटल एल है, पहली बात ये। और ये सरफेस कैसा है, रफ है। तो हम ये भी मान लेते हैं कि जो हैंग किया हुआ है पार्ट है वो क्या है, वाई है, वाई पार्ट ये हैंग किया हुआ है, क्लियर। और टोटल इसकी लंबाई एल है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं कि एल जो लेंथ है उसमें मान लेते हैं कि वेट कितना है, mg है, एल लेंथ का वेट mg है। तो यूनिट लेंथ में कितना वेट होगा, तो कैपिटल mg डिवाइडेड बाय एल। अब आप बात करते हैं कि इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, इसका। तो y लेंथ में कितना वेट होगा, तो m इंटू जी एल इंटू वाई। तो इसका नाम दे देते हैं W1। इसमें जो वेट है उसका नाम है W1। तो m/L इंटू जी इंटू वाई, ऐसे हम एक इक्वेशन बना दिए कि इतना जो है, इतना पार्ट, इसका वेट जो है वो W1 है, और इसका जो वेट है वो W2 है, इस वाला पार्ट का। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक नहीं है? नहीं ना? तो अब हम क्या करते हैं कि W2 की बात करते हैं। नाउ W2 में मतलब कि L माइनस वाई बच गया, तो L माइनस वाई में कितना हो जाएगा, तो m/L इंटू जी और L माइनस वाई, यही होगा। तो इसमें जो वेट हो गया उसका नाम हो गया W2। तो ये हो गया बच्चों m/L हो गया इंटू जी हो गया इंटू L इन माइनस वाई। इसको मान लेते हैं B। अब सवाल ये है कि चेन रिमेन्स एट रेस्ट। नाउ चेन रिमेन्स एट रेस्ट। चेन जो है वो कहाँ रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। चेन रिमेन्स एट रेस्ट। So friction force balance by hanging weight, जो हैंग किया है ना उस वेट के क्या है, बराबर है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वेट नीचे खींच रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किस वेट के बराबर हो गया, इस वेट के बराबर हो गया, है ना भाई। ये क्या करेगा, ये चेन जो है हैंग किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, खींचने की कोशिश करेगा, तो जस्ट फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, इधर लग जाएगा। सही बोल रहे है कि नहीं। तो अब क्या करना है आपको कि अब यह क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसके जो फ्रिक्शन फोर्स है वो W1 के बराबर है, और ये क्या होगा, ये हो गया म्यू इंटू क्या होगा, म्यू इंटू N2। इसका नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स N2 है, और वेट इसका क्या है, W2 है, W2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, W2, वेट लिखेंगे W2। तो यहाँ पर लिख देंगे आपको, यहाँ पर W1, यहाँ पर म्यू, यहाँ पर हो गया W2 इजिकल टू W1, ऐसे बन गया। अब यहाँ पर W2 W1 आपको सब वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर म्यू लिखिए, W2 को लिखिए m/L लिखिए इंटू जी लिखिए, और यहाँ पर लिखिए क्या है, L माइनस वाई लिखना है, इजिकल टू क्या लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे क्या, W1, तो m/L इंटू जी इंटू वाई। तो ये और ये कैंसिल, तो म्यू म्यू इंटू L माइनस वाई, ओके, और इजिकल टू क्या हो गया, वाई। इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L और L माइनस वाई डिवाइडेड बटे कितना, डिवाइडेड बटे
वाई इज इक्वल टू 1/μ, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, एल डिवाइडेड बटे वाई और माइनस y/y इज इक्वल टू 1/μ। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, l/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटे म्यू। तो l डिवाइडेड बटे y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/μ। l डिवाइडेड बटे y इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बटे म्यू, ऐसे सही है। देख लीजिए, अब ये आ गया, हमको निकालना क्या था, फ्रैक्शन पार्ट्स निकालना था। सवाल फिर से देख लीजिए आप, लास्ट में मैं पढ़ रहा हूँ, ए हेवी यूनिफॉर्म चेन लाई ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप if the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hanging over the edge of the table। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है कि ज़्यादा में से कम को डिवाइड करते हैं। मतलब कि जो ऊपर रहता है वो ज़्यादा रहता है और नीचे में जो रहता है वो कम रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कैलकुलेट करना है y/l। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, y/l। y/l का वैल्यूज क्या होगा, यही फ्रैक्शन होगा। मेरे कोई पूछे कि फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन का मतलब क्या, ये वाला पार्ट में इससे डिवाइड करें। फ्रैक्शन में जनरली 1 से छोटा वैल्यू होता है। तो फ्रैक्शन पार्ट्स, नाउ फ्रैक्शन पार्ट्स के यहीं पे लिखते हैं, नाउ फ्रैक्शन पार्ट। अगर आप बात करें फ्रैक्शन पार्ट का तो y/, क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। यहाँ पर निकाले हैं l/y, तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू डिवाइडेड बटे, तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो म्यू का वैल्यू मैंने 1/4 कर दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 1/4। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस 1/4, 1/4 डिवाइडेड बटे 5/4, ये कट जाएगा 1/5। अब सवाल आपको जो आंसर जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो y/l इंटू 100%, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 1/5 इंटू 100%, ऐसे करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 20%। आंसर क्या होगा, 20%। तो ऑप्शन में आपको होगा 20% का वैल्यूज। तो ऑप्शन में है 48 का है 20%, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 आपको मैं पढ़ता हूँ, कैसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन, मतलब एक बॉडी है जो नीचे की तरफ गिर रही है, डाउन, स्लाइड्स डाउन। A 45-degree inclined plane in twist. फिर से सुन लीजिए सवाल को। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ 45-degree inclined plane in twist. The time take to slides down the same distance in the absence of friction. The coefficient of friction between the body and the inclined plane is. देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, पहले थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका दो पार्ट्स है, देख लीजिए। ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन पर दो बातें दिया हुआ है। ये हो गया आपको 45 डिग्री कि कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो उसको दो जगह मिल रहा है। एक ये D1 मिल रही है, मतलब कि ये D मिल रही है, और D1 D2 दोनों बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब फिर हाफ में क्या मिल रहा है, फिर D2 मिल रही है। ठीक है, अब सवाल ये है कि D1 जो है वो कह रहा है कि D2 है, इक्वल है।
ठीक है ना, इक्वल है। तो ए वाला पार्ट मिल रहा है रॉप या स्मूथ, जो भी है स्मूथ मिल रहा है इतना हिस्सा, और इतना वाला हिस्सा क्या मिल रहा है, रॉप मिल रहा है। तो आपको पता है कि रॉप पे एक्सेलरेशन अलग होगा u2 और यहाँ पे एक्सेलरेशन u1 होगा। अब सवाल ये है कि रॉप वाला टाइम ज़्यादा लगाएगा ना भाई, t2, यहाँ पर क्या लग रहा है t1, यहाँ पर टाइम t1 लग रहा है। क्लियर है, यहाँ पर जो टाइम लगा रहा है वो t1 लगा रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में t1 और यहाँ से यहाँ जाने में t2। तो कह रहा है कि डबल है ऑप्शन। तो टाइम जो है वो डबल लगा रहा था, डबल कौन लगाएगा, यही ना ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो क्या लिखेंगे, t2 = 2t1 है। बस समझ में नहीं आया, ये रॉफ सरफेस है तो रॉफ सरफेस पर समय ज़्यादा लगेगा ना, तो ये t2 है तो पहले वाला के डबल टाइम लगेगा, रॉफ पे स्लो आएगा, स्लो। तो क्या करना है कि दोनों टाइम को निकाल कर आप पुट कर देना, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, S बराबर, ये फॉर्मूला लिखते हैं, S = ut + 1/2 a × t का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, d1 = इनिशियल वेलोसिटी 0 और 1/2, और एक्सेलरेशन आप जानते हैं इंक्लाइन प्लेन पर, रॉफ इंक्लाइन प्लेन पर g sin थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, g sin थीटा। और यहाँ पर क्या हो गया, t1 का स्क्वायर। तो d1 = 1/2 × g sin थीटा, और फिर क्या होगा t1 का स्क्वायर 2d1 / g sin थीटा = क्या हो गया, t1 का स्क्वायर, इसका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें कोई डाउट नहीं, ओके। तो एक लाइन और इसको लिख दीजिए, एक लाइन ये लिख दीजिए कि t1 = 2d1 / g और sin थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड भी तैयार कर लीजिए, d2 = 0 + 1/2 × g, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, g sin थीटा - म्यू cos थीटा, म्यू cos थीटा। रॉफ सरफेस पर ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, एक्सप्रेशन g sin थीटा म्यू g cos थीटा, म्यू g cos थीटा, ये एक्सेलरेशन बच्चों आप पढ़े होंगे, ठीक है, रॉफ प्लेन पर। तो अब इसको आप सोल्व करिएगा तो इसमें भी क्या आएगा, 2d2 आएगा और डिवाइडेड बटे क्या आएगा, g आएगा बिल्कुल, और sin थीटा आएगा म्यू cos थीटा आएगा, और क्या आ जाएगा बच्चों, t2 इसका स्क्वायर आएगा। कोई डाउट नहीं। तो t2 = मिलेगा आपको 2d1, 2d1 का मतलब यहाँ पर दोनों बराबर है, आपको पता है, तो d2 लिख देते हैं या डिवाइडेड बटे, और g लिखेंगे, फिर sin थीटा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे और cos थीटा लिखेंगे, ओके। अब फर्स्ट की सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो फ्रॉम किससे बात करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम बात करें, 2d2 डिवाइडेड बटे g और sin थीटा म्यू cos थीटा = 2, और t1 का वैल्यू ये हो गया √2d1 डिवाइडेड बटे g और sin थीटा। अब सवाल ये है कि d1 जो है वो d2 के बराबर है ना, तो इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ भी हटा देते हैं। अब कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। अब स्क्वायर हटा देते हैं, ये g से g भी कैंसिल करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों, 1/sin थीटा म्यू cos थीटा = 4 डिवाइडेड बटे कितना होगा, sin थीटा, sin थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, sin थीटा = 4 sin थीटा -4 म्यू cos थीटा, इस तरह से बन जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा, और माइनस बराबर क्या हो गया, -4 cos थीटा, ये सब देख रहे हो, ओके। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3/4 आएगा, 3/4 आएगा, और क्या आएगा बच्चों, म्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी आएगा, और ये आएगा म्यू। तो म्यू का वैल्यू जो आ गया वो 3/4 और यहाँ पर आ गया tan थीटा। तो म्यू का वैल्यू है 3/4 और tan कितना 45। तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 0.33, सॉरी 7 होगा, 7 इंटू 2.5 इंटू 1, तो म्यू का वैल्यूज हो गया बच्चों 0.75। ये हो गया आंसर, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, हाँ बी में दिया हुआ है 0.75। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत बड़ा है, अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, a block of mass 10 kg is in a in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius r 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. Full stop. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis. So G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.1। ओके, एम इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 kg, एम इक्वल टू दिया हुआ 10 kg, और रेडियस जो दिया हुआ है उसका 1 मीटर दिया हुआ है। ओके, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है। मतलब कि इस तरह का कोई ड्रम है ऐसे, और ये ड्रम जो है ना, ड्रम ही रोटेट कर रहा है। ये जो ड्रम है वो खुद रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। तो इसमें कोई एक ब्लॉक होगा तो उसका नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, इधर लगेगा, बिल्कुल। इसका mg कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। इसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ऐसा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, देखिए। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर mg हो जाएगा ना डाउन में, mg है और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, और रुका हुआ है। और फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन लिखेंगे। तो इसको बराबर करेंगे तो म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू क्या लिखेंगे, जी, और यहाँ पर लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू एन, एन को सेंटर की तरफ लगा है तो एम भी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर लिखेंगे एम इंटू जी, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि v बराबर आर इंटू ओमेगा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर v तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, म्यू लिखेंगे, आर का स्क्वायर लिखेंगे, फिर ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय आर लिखेंगे, इंटू जी लिखेंगे। आर से आर कैंसिल होगा, म्यू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू जी बटे क्या हो गया, म्यू बटे आर। अब सभी का वैल्यू आपको रख देना है, सबका वैल्यू रखिए, म्यू का भी वैल्यू रखिए, म्यू का वैल्यू है, आर का वैल्यू है, सबका वैल्यू दिया होगा। तो म्यू का जो वैल्यूज है, म्यू का वैल्यूज ये है ओमेगा, और ये हो गया आपको जी, जी का वैल्यू है आपको 10, जी का वैल्यू 10 लिया गया है, और म्यू का वैल्यू लिया गया है 0.1, और आर का वैल्यू कितना लिया हुआ है, आर का वैल्यू भी 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, √100। तो ये हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग सोल्व किए हैं।
ये हो गया आंसर, यही ओमेगा निकालना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।